बूढ़े पिता का दर्द। कैलाश बाबू खाने की मेज पर आकर बैठे और सामने पड़ी खाने की प्लेट पर जैसे ही उनकी नजर पड़ी, उनका मन फिर से उदास हो गया। फिर से खाना बाहर से ही मंगवाया है बहू ने। मिर्च मसालों से लबालब कोफ्ते की सब्जी और रोटियों के जगह पर नान, जिसे चबा पाना मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या होती थी। मन तो किया कि बहू को कह दूं कि बहू मेरे लिए लौकी की सब्जी ही बना दो, क्योंकि मुझे यह सब तेल मसाले वाला खाना नहीं खाया जाएगा। लेकिन एकाएक उनके कानों में वही क्रोध भरा स्वर और झुंझलाहट गूंजने लगी, जिसका प्रकोप उन्हें एक दिन पहले ही झेलना पड़ा था। उन्होंने बस इतना ही कहा था कि बहू मेरे लिए थोड़ा कम तेल मसाले वाली सब्जी ही बनाया करो। ज्यादा तेल मसाले वाले सब्जी खाने से मेरी तबीयत बिगड़ जाती है। बस इतना ही कहना था कि बहू गुस्से में बड़बड़ाती हुई रसोई घर से बाहर आई और बोली, बाबूजी, आपको तो केवल नुक्स निकालना ही आता है। इसके अलावा आपके पास तो कोई काम ही नहीं है। कभी कहते हैं कितनी तीखी सब्जी बनी है, कभी कहते हैं कितना तेल डाला है सब्जी में, कभी कहते हैं खाने में नमक ज्यादा है। आपके तो कितने नखरे हैं, बच्चों की तरह, जो मुझसे पूरे ना हो पाएंगे। मेरे पास इतना समय नहीं है कि सभी के पसंद की अलग अलग फरमाइशें पूरी कर पाऊं। जो भी खाने को देती हूँ वो चुपचाप खा लिया कीजिए। कुछ काम धंधा तो है नहीं इनके पास और फरमाइशें करने बैठ जाते हैं। बहू बड़बड़ाते हुए वहां से चली गई। बहू की इतनी अपमानजनक कड़वी बातों को सुन मैंने खाना खा लेने में ही अपनी भलाई समझी। अगर ना खाता तो बहू फिर दो चार बातें सुना जाती। अपने कमरे में एकांत बैठे बैठे कैलाश बाबूजी अपनी पत्नी के साथ बिताए सुनहरे यादों में खो गए। सुमित्रा मेरे बिना बोले ना जाने कैसे मेरे मन की बातों को समझ जाती थी। उसे पता होता था मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। उसके हाथों का बनाया गया खाना कम मिर्च मसाले वाला होता था, लेकिन कितना स्वादिष्ट और पौष्टिक होता था। अगर कोई सब्जी मुझे पसंद ना भी आए तो वह झट से मेरे लिए दूसरी सब्जी बनाकर ला दिया करती थी। मेरे हर बातों का कितना ख्याल रखती थी वह। सुमित्रा, तुम क्यों चली गई यूं ऐसे मुझे अकेला छोड़कर? बस इतना सोचते सोचते कैलाश बाबू के आंखों से आंसू मानो सैलाब बनकर बहने लगे। कैलाश बाबू अब सेवानिवृत्त हो चुके थे और वो अपने इकलौते बेटे रवि और बहू अंजना के पास रहते थे। उनकी बेटी रचना की शादी पहले ही हो चुकी थी। उम्र भर की सारी कमाई उन्होंने अपने बच्चों की अच्छी परवरिश में लगा दी थी। सोचा था बच्चे ही तो बुढ़ापे की लाठी हैं। लेकिन पत्नी के जाने के बाद पूरी जिंदगी ही बदल गई। उनका एकाकीपन दूर करने वाला कोई भी ना था, जो सुमित्रा जी के जाने के बाद पैदा हुआ था। उनका चेहरा हमेशा ही उतरा हुआ और उदास रहता। उनके उदासीपन पर एक घातक प्रहार तब होता जब बहू का उपेक्षापूर्ण व्यवहार उनके हृदय को छलनी करता। बेटे को तो उनसे जैसे कोई मतलब ही ना रह गया हो। ना कभी उनके पास तो पल के लिए ही बैठता था और न ही उनका हालचाल जानने की कोशिश ही करता। उनका एक 11 साल का पोता भी था, परंतु उसे भी अपने दादाजी से कोई खास लगाव न था। सही ही तो है, जैसा देखेगा वैसा ही तो सीखेगा। कैलाश जी खाना खाकर अपने कमरे में बैठे थे कि तभी उन्होंने बेटे रवि के दफ्तर से आने की आहट सुनी। तो कैलाश जी अपनी छड़ी के सहारे कमरे के बाहर आए और अपने बेटे से कहा, रवि बेटा, मेरी पेंशन आ गई होगी, तू एक काम कर, इस बार की पेंशन मुझे दे देना। रवि तुरंत ही ऑफिस से थका हुआ आया था। तो बस इतना सुनने की ही देर थी कि रवि झल्लाते हुए कहने लगा, क्या पिताजी, हर महीने आप पेंशन की रट लगाए रखते हैं। हमने क्या कोई कमी रखी है आपकी जरूरतों को पूरी करने में? तो ऐसी फिर कौन सी जरूरत आन पड़ी जो आपको पैसे चाहिए? नहीं बेटा, वो बस कुछ दिनों से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो सोच रहा था कि डॉक्टर को दिखा लूं। अगर तेरे पास ही समय है तो मुझे डॉक्टर के पास दिखा ला। अभी थोड़ा समय रुक जाइए बाबूजी, अभी थोड़ा हाथ तंग चल रहा है और मैं काफी व्यस्त भी हूँ।
थोड़ा रुकिए, फिर मैं आपको डॉक्टर के पास दिखाने ले चलूंगा। और वैसे भी बाबूजी, 2-4 दिन दवाइयाँ नहीं खाएंगे तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं है। दरअसल बेटा, कुछ दिनों से मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। और वैसे भी पिछली बार जब डॉक्टर के पास गया था तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, तो डॉक्टर ने हर महीने जाकर रूटीन चेकअप करवाने के लिए कहा था। डॉक्टर ने तेल और मसाले कम खाने के लिए कहा था, लेकिन वह तो मुझसे हो न सका। इतना कहने की देर थी कि बहू अंजना तिल मिलाते हुए बाहर आई। बाबूजी, अपनी बीमारी का सारा ठेका मेरे ही सिर पर डाल दो। आपके बिना बोले आपके सामने सब कुछ हाजिर हो जाता है। इतना कुछ कर देने के बाद भी आपको संतुष्टि नहीं मिलती है। बस बैठ जाते हैं मेरी शिकायत करने के लिए इनसे। हद हो गई है। और आप भी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, मैं अकेले पूरे घर को संभालती हूँ। इतना कुछ करने के बावजूद भी अगर इतना कुछ सुनने को मिल जाए तो इस घर में हरगिज भी फिर ना रहूंगी। अपने बेटे को लेकर मायके चली जाऊंगी। बहू से इतना कुछ अपमानजनक बातें सुन कैलाश बाबू आशा भरी निगाहों से अपने बेटे की तरफ देखने लगे कि शायद मेरा बेटा बहू को कुछ कहेगा। डांटना तो दूर की बात है, रवि के मुंह से एक शब्द भी ना निकला, लेकिन बहू की ऐसी कठोर शब्द कैलाश बाबू के दिलो दिमाग में तीर की तरह चुभने लगी। एक बार जब बचपन में रवि बहुत बीमार हुआ था और उनके पास पैसों की बहुत तंगी चल रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने आसपास और रिश्तेदारों से पैसे लेकर रवि का इलाज करवाया था। लेकिन आज यही बेटा अपने बूढ़े पिता को बोझ समझता है। मेरी तकलीफ से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सभी लोग सोने के लिए अपने कमरे में जा चुके थे, लेकिन कैलाश बाबू को नींद कहाँ आने वाली थी। सोचने लगे कि ये प्रतिदिन का अपमान अब बर्दाश्त नहीं होता। इतना कुछ सोचते हुए उन्होंने एक फैसला लिया और अगले दिन सुबह वह जब अपने कमरे से बाहर निकले तो उनके एक हाथ में उनकी छड़ी और दूसरे हाथ में एक बैग था। बेटा रवि अभी ही मॉर्निंग वॉक से लौटा ही था। तभी कैलाश बाबूजी के हाथ में बैग देख वो पूछने लगा, बाबूजी आप कहीं जा रहे हैं? हाँ बेटा, मैंने एक निर्णय लिया है कि अब मैं अपनी बची कुची जिंदगी इज्जत से जीना चाहता हूँ। इस बुढ़ापे में अब खुद के नहीं जी सकता, इसलिए मैं आज रचना के घर जा रहा हूँ। लेकिन बाबूजी, वो तो अंजना ने आपको यूं ही कह दिया था, वो तो उसकी आदत है। आप उसकी बातों को दिल पर मत लीजिए। बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम दोनों के लिए बोझ बन गया हूँ, और मैं यह भी नहीं चाहता हूँ कि बहू मेरे वजह से घर छोड़कर चली जाए। मेरी बैंक के पासबुक और चेकबुक मुझे लाकर दे दे, ताकि मैं अपने पेंशन के पैसों को निकलवा सकूं। रवि बाबूजी की बातों को सुन चिंतित हो गया। बाबूजी को मनाने की लाख कोशिश की, लेकिन कैलाश बाबू नहीं माने। थक हार कर रवि को चेकबुक और पासबुक देना पड़ा। दरवाजे पर खड़ी अंजना यह सोच सोचकर खुश हुए जा रही थी कि चलो कुछ दिन के लिए बाबूजी से छुटकारा तो मिला। लेकिन वही रवि दुखी हुआ जा रहा था। बाबूजी तो चले गए, लेकिन साथ साथ उनकी पेंशन भी चली गई। कैलाश बाबू के जाने के 1.5 महीने बाद अंजना के मायके से फोन कर बुलावा आया कि घर में माता का जगराता कराने जा रहे हैं और काफी दिन भी हो गए हैं हम लोगों को बैठकर साथ में समय बिताए हुए, सो तुम 2 दिन पहले ही आ जाना। अंजना काफी खुश हो गई और सोचा कि अब तो बाबूजी का बोझ भी सर पर नहीं है, तो वह आराम से मायके में जाकर कुछ समय बिता सकती है। रवि और अंजना ने 2 दिन पहले का ही प्रोग्राम बना लिया और एक टैक्सी बुक करवाकर अपने बेटे के साथ मायके जाने के लिए रवाना हो ली। लेकिन एक बात अंजना को दिल ही दिल में खाए जा रही थी कि बाबूजी ने कहीं सारी बातें पिताजी को ना बता दी हो। दरअसल कैलाश बाबू और अंजना के पिता बचपन के दोस्त थे। कहीं अंजना के पिताजी को इन सब बातों के बारे में भनक भी लग गई तो उसके मायके में तो उसकी बहुत ही बेइज्जती हो जाएगी। जब वे लोग घर पहुंचे तो उन्हें आया देखकर सभी लोग बहुत खुश हुए।
अंजना के परिवार में उसके मम्मी पापा और उसके 2 बड़े भाई और भाभियां थीं। दोनों भाइयों का एक एक बेटा था। अंजना और रवि माँ पिताजी से बातें करने लगे तो पिताजी ने कहा कि 3 दिन पहले ही कैलाश बाबू से मेरी बात हुई थी। यह सुनकर वो दोनों सहम गए। फिर अंजना ने चेहरे पर फीकी सी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, अच्छा क्या बात हुई थी पापा? बेटा, उनका हालचाल जानने के लिए फोन किया था। उन्होंने बताया कि बच्चे उनकी दवाई से लेकर खाने पीने तक का पूरा ध्यान रखते हैं, तो अब उनकी सेहत सुधरने लगी है। सच बताऊं तो कलेजे को ठंडक पड़ गई। यह बातें सुनकर अंजना और रवि एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव आ गए। माँ पिताजी के साथ थोड़ी देर बात करके अंजना अपनी भाभियों से बात करने के लिए रसोई घर में चली गई। दोनों भाभियां खाने की तैयारी करने में जुटी थीं, पर अंजना यह देखकर हैरान थी कि सब्जी 2 बर्तनों पर पकाई जा रही थी और खीर भी 2 अलग अलग पतीलों में रखी हुई थी। यह देखकर अंजना ने बड़ी भाभी से पूछा कि एक ही सब्जी 2 बर्तनों में क्यों पकाई जा रही है और खीर भी अलग अलग बर्तनों में पड़ी है। तो भाभी ने कहा कि मम्मी पापा तेल की चीजों से परहेज करते हैं और उनकी उम्र को देखते हुए हम उनके लिए कम तेल मसाले की सब्जी अलग से बना लेते हैं, और पिताजी को भी डायबिटीज की परेशानी है तो उनके लिए शुगर फ्री डालकर अलग से खीर बनाई है। अपनी भाभीियों की यह बात सुनकर अंजना को बड़ी हैरानी हुई और बोली, लेकिन भाभी आप इतना सब कुछ कैसे कर लेती हैं? अरे तो इसमें क्या हुआ, हमारे बड़े बुजुर्गों का ध्यान हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? भाभी की बात अंजना के दिल को छू गई, लेकिन मन ही मन उसे अपने द्वारा अपने ससुर जी के लिए किया गया व्यवहार याद आने लगा। सोचने लगी, डायबिटीज के मरीज तो मेरे ससुर जी भी हैं, लेकिन हमने कभी उनके लिए शुगर फ्री नहीं खरीदी। बेचारे बाबूजी फीकी चाय पीकर ही गुजारा कर लेते थे। अंजना मन ही मन में शर्मिंदा होने लगी। फिर सोचने लगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होने के कारण यदि बाबूजी कम घी तेल का खाना बनाने को कहते थे तो इसमें गलत ही क्या था। वह मन ही मन में सोचने लगी कि मैंने कभी भी उनकी छोटी बड़ी कोई भी जरूरत को पूरा करना जरूरी ना समझा। मैं उन्हें कितनी सारी बातें हमेशा सुना दिया करती थी। मैंने कभी भी उनके पसंद का खाना बनाकर उन्हें नहीं खिलाया। वे मेरे ही कारण हमेशा अपनी मन की इच्छाओं को मार दिया करते थे। उसकी भाभियां कितनी सारी बातें किए जा रही थी, लेकिन अंजना अपने विचारों में ही खोई हुई थी। वह अपने आप को बहुत बड़ी पापी और अपराधी समझने लगी। मान चुकी थी कि सेहत के खराब होने की जिम्मेवार मैं हूँ। जब वो शादी करके अपने ससुराल गई थी तो उसके ससुर जी उससे कितने अच्छे से बातें किया करते थे, बेटी बेटी कहते हुए उनका मुंह न थकता, लेकिन मैं ही कभी उनको अपने पिता का दर्जा न दे पाई। उसके ससुर जी ने उसे कितनी बार प्यार से समझाया कि बेटा मुझे कम तेल मसाले वाला भोजन दिया करो, लेकिन फिर भी उसने कोई भी ध्यान ना दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि आए दिन कैलाश बाबू का सेहत बिगड़ता चला गया। वहीं एक ओर उसकी भाभियां उसके माता पिता का कितना ध्यान रखती, वह आत्मग्लानि से भर चुकी थी। वहीं दूसरी ओर रवि भी अपने सास ससुर के पास बैठा हुआ था और तभी उसने देखा कि उनके दोनों पोते दादी दादू कहते हुए उनसे हमेशा चिपके रहते और वे दोनों भी अपने पोतों को देखकर खुशी से फूले न समाते। तभी अंजना के बड़े भाई ने अपने बाबूजी के हाथ में अपनी तनख्वाह पकड़ा दी और कहा, यह लीजिए बाबूजी, घर खर्च के लिए कुछ रुपए कैश निकाल कर लाया हूँ। फिर उनके पास बैठ हंसी ठहाके करने लगे, एक दोस्त की तरह। थोड़ी ही देर में उनका छोटा बेटा भी वहां आ गया और सभी एक जगह बैठ गप्पे मारने लगे। अपने ससुराल परिवार में इतना प्रेम और एकता देख रवि मन ही मन सोचने लगा, जन्नत का सुख शायद यही है। दूसरी ओर रवि अपनी नजरों में ही गिरा जा रहा था। सोच रहा था कि पिताजी का दोस्त तो दूर की बात है, एक बेटा भी ना बन सका हूँ मैं। अपनी तनख्वाह का 1 रुपया भी कभी उसने ना दिया था
और उनके पेंशन के पैसों को भी उनके पास न रहने देता था। माँ के गुजरने के बाद बाबूजी कितना अकेले हो गए थे, लेकिन फिर भी मैंने कभी उनके पास बैठकर उनका हाल चाल तक ना लिया, और तो और उनके पोते से भी उनको हमेशा दूर रखा। धिक्कार है मुझ पर, मुझे मेरे बेटे होने पर। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा कि उसने अपने बाबूजी को कितना तरपाया है, कितना रुलाया है। मैंने यह कितना बड़ा अपराध किया है। उस घर में 2 दिन रुककर उन दोनों ने जाना कि बुजुर्गों की सेवा क्या होती है, उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। अगले दिन सुबह माता का जगराता खत्म होने के बाद दोनों टैक्सी में बैठ घर के लिए रवाना हो गए। टैक्सी में दोनों के मुंह से एक ही बात निकली कि बाबूजी को लाने जाना है। दोनों के चेहरे पर पश्चाताप के भाव थे। उन दोनों के आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। रवि की बहन रचना का घर आधे घंटे की दूरी पर ही था, तो दूसरे दिन ही वे दोनों अपने बेटे के साथ सुबह सुबह ही रचना के घर पहुंच गए। रचना उन्हें अचानक देखकर हैरान हो गई, लेकिन अगले ही पल अपने भाई के आंखों में आंसू देख वो समझ गई थी। उसने उन दोनों को आदर सहित बैठाया। घर के अंदर कहीं भी बाबूजी नजर नहीं आ रहे थे, तो इतने में रचना ने कहा, अरे भैया, बाबूजी तुम्हारे जिया जी और बच्चों के साथ पार्क में सैर करने गए हैं, थोड़ी देर में आते ही होंगे। लेकिन ये आदत उन्हें कब से पड़ गई? मेरे कहने का मतलब है उनके कमर में तो दर्द हुआ करता है ना? रवि ने हैरानी भाव से पूछा, तो रचना ने हंसते हुए जवाब दिया, वह दरअसल भैया तुम्हारी जिया जी स्वास्थ्य को लेकर काफी ज्यादा सचेत रहते हैं, तो उनको देखते देखते बाबूजी भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना सीख गए। अब तो बाबूजी कई किलोमीटर पैदल चल लेते हैं, कोई टहलने जाए या ना जाए, लेकिन बाबूजी रोज सुबह 1 घंटा जरूर टहलने जाते हैं। अब तो पार्क में उनके हम उम्र के मित्र भी बन गए हैं। वे अपने दोस्तों के साथ खूब बातें भी करते हैं और ठहाके भी लगाते हैं। इतना कहते कहते रचना सभी के लिए चाय बनाकर लेते आई। सभी लोग चाय पी ही रहे थे कि कैलाश बाबू अपने दामाद और बच्चों के साथ घर लौट आए। उनको देखते ही बेटा और बहू दोनों खड़े हो गए और उनका पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगे। कैलाश बाबू भी पिछली सारी बातों को नजरअंदाज कर दोनों को खूब आशीर्वाद दिए। रवि और अंजना दोनों कैलाश बाबू को देख काफी हैरान थे, क्योंकि उन्होंने ट्रैक सूट और स्पोर्ट्स शूज पहना हुआ था। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि वे बिना लाठी के ही तेजी से चल पा रहे थे। अरे वाह दादाजी, आप तो काफी स्मार्ट दिख रहे हैं। आप तो पापा के बड़े भैया लग रहे हैं। इतना सुन सभी लोग हंसने लगे। कैलाश बाबू ने पूछा, यह बताओ कि क्या खाओगे? तभी रचना ने कहा, पापा आलू की सब्जी मैंने बनाई हुई है, तो उसके साथ मैं पराठे बनाई देती हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम आज अपने भाई भाभी के साथ बैठकर बातें करो, पराठे आज मैं बनाऊंगा। तो रवि हैरान हो गया, क्या पराठे आप बनाएंगे बाबूजी? लेकिन आपको तो गैस भी जलानी नहीं आती। सच कह रहे हो बेटा, लेकिन वह दिन गया। अब तो मैं तुम्हारी बहन से कुकिंग करना सीख रहा हूँ। मुझे तो अब आलू, लौकी, मटर पनीर और हाँ, भिंडी की सब्जी भी बनानी आ गई है। चलो तुम लोग फ्रेश हो जाओ, मैं तुम लोगों के लिए 15 मिनट में गर्मा गर्म पराठे बनाकर लाता हूँ। आज बाबूजी ने उन्हें स्वादिष्ट पराठे बनाकर खिलाए और नाश्ते के बाद बढ़िया सी कड़क चाय भी बनाकर पिलाई। बाबूजी की चुस्ती फुर्ती को देखकर दोनों बेटे बहू अपनी हैरानी को रोक नहीं पा रहे थे। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी चमक थी, जो बाबूजी माँ के गुजर जाने के बाद जीने की इच्छा ही खो चुके थे। आज उन्हीं बाबूजी में जीवन के प्रति नया उत्साह नजर आ रहा था। पिताजी, हम सब लोग इतना खा चुके हैं कि अब और कुछ खाने के लिए पेट में जगह ही नहीं है। आप अपना सामान पैक कीजिए, आज आप हमारे साथ घर वापस चल रहे हैं। अपने बेटे के मुंह से यह बात सुनकर बाबूजी, जो अभी तक चहकते हुए नजर आ रहे थे, अचानक स्थिर मुद्रा में आ गए और बोले, बेटा मैं यहाँ से फिलहाल कहीं जाना नहीं चाहता। बाबूजी, आप अभी तक हमसे नाराज हैं क्या? रवि ने पूछा,
नहीं बेटा, मुझे तुमसे कोई गिला, कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मुझे यह भी मालूम है कि बहू अंजना को मेरी उपस्थिति कुछ ज्यादा नहीं सुहाती। उस दिन जब झगड़ा करते हुए बहू ने घर छोड़कर मायके चले जाने की बात कही तो मेरी आत्मा अंदर तक हिल चुकी थी। उस दिन मैंने यह तय कर लिया था कि घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए अगर किसी को घर से जाना ही है तो मैं ही चला जाऊंगा, बहू नहीं। लेकिन बाबूजी, आपसे दूर रहकर हम जान चुके हैं कि बड़ों की उपस्थिति घर में कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब से हम आपके साथ ही रहेंगे। यह सुनकर कैलाश बाबू कुछ सोच में पड़ गए। फिर बोले, एक बात मैं तुम दोनों से कहना चाहता हूँ। उस दिन बहू ने गुस्से में जो भी कहा उससे मेरे आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंची थी और उसी दिन से मुझ में आत्मनिर्भर बनने की ललक पैदा हो गई है। तुम्हारी उसी शिकायत को दूर करने के लिए मैंने घर का सारा काम करना सीख लिया है। खाना बनाने के साथ साथ डस्टिंग करना और कपड़े धोना और भी घर के छोटे मोटे काम। अब मैं इस काबिल हो गया हूँ कि बहू के घर के कामों में मदद कर सकूं। लेकिन बहू, एक बात हमेशा याद रखना कि एक बूढ़ा पिता कभी बोझ नहीं होता। अंजना भी आंखों में पश्चाताप के आंसू लिए और हाथ जोड़ कहने लगी, बाबूजी, दोबारा मेरे मुंह से कभी भी कठोर और अपमानजनक शब्द नहीं निकलेगी। मैं अपने किए पर पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। उसके लिए आप मुझे जो सजा देना चाहो मुझे मंजूर है। लेकिन प्लीज बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए और हमारे साथ अपने घर चलिए और मुझे अपना सेवा करने का मौका दीजिए। इतना कहती हुई अंजना के आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और अपने ससुर जी के पैरों में गिर पड़ी। रो मत बेटा, गलती इंसान से ही होती है। मुझे मालूम है कि तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसलिए अब मैं चलने से मना नहीं करूंगा। और बाबूजी ने अपना सामान पैक कर लिया और खुशी खुशी सब लोग शाम को घर पहुंच गए। अंजना ने मन ही मन प्रतिज्ञा कर ली कि आगे से कभी भी बाबूजी को किसी तरह की शिकायत का मौका नहीं देगी। रवि को भी एहसास हो चुका था कि उसके पिताजी की जिम्मेवारी केवल उसी की है, इसलिए आज उसने यह भी ठान लिया कि वह बाबूजी के पेंशन के पैसों को हाथ भी नहीं लगाएगा और उनकी जरूरत को भी अपनी कमाई से ही पूरा करेगा। अगले दिन जब सुबह सुबह बाबूजी सैर करने के लिए पार्क जाने को तैयार हुए तो देखा उनका बेटा और पोता दोनों स्पोर्ट्स शूज पहने हुए उनके साथ चलने के लिए तैयार बैठे थे। दादाजी, आज से हम भी आपके साथ मॉर्निंग वॉक करने चलेंगे। इतना सुन उनके चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई और जोश दुगना हो गया। रसोई घर में आज पनीर की सब्जी के साथ साथ लौकी की सब्जी भी बन रही थी। आज घर में लड़ाई झगड़े की आवाजों के स्थान पर हंसी ठहाकों की आवाजें गूंज रही थी। दोस्तों, ना जाने लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि पिता नीम के पेड़ जैसा होता है, जिसके पत्ते भले ही कड़वे हो पर वो छाया हमेशा ठंडी ही देता है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।